हेलो एवरीवन, मैं अंकित आप सबका स्वागत करता हूँ हमारे चैनल स्टडी विद अंकित में। तो हम लोग यहाँ पे द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का डेली एनालिसिस करते हैं। तो आज डेट है 8 अप्रैल। तो आज हम देखेंगे कि द इंडियन एक्सप्रेस में क्या क्या आर्टिकल्स आए हैं और उनको डिटेल में डिस्कशन करेंगे, स्पेशली वो जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का आर्टिकल। तो पहला है यूएस से रिलेटेड। तो यूएस इंडिसेस स्विंग वाइडली सिंस निफ्टी टैंक 3% हाईएस्ट सिंस जून। ट्रम्प थ्रेटन्स एडिशनल 50% टैरिफ ऑन चाइना, क्योंकि जब ट्रम्प ने चाइना पे 34% का टैरिफ लगाया था तो चाइना ने भी रिटर्न में 34% का टैरिफ लगा दिया। तो उससे उसके रिप्लाई में ट्रम्प ने बोला कि हम चाइना पे 50% टैरिफ लगा सकते हैं। फोकस ऑन अर्ली इंडिया यूएस ट्रेड पैक्ट इन टॉक्स बिटवीन रूबियो एंड जयशंकर। तो जो इंडिया यूएस का जो ट्रेड होना है उससे पहले रूबियो और जयशंकर के बीच में बात हुई है कि जो भी ट्रेड टैरिफ फिक्स किया गया उसको लेके। चलिए देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। पिछले हफ्ते 2 दिनों में $6.6 ट्रिलियन का नुकसान झेलने के बाद सोमवार को अमेरिकी शेयर बाजार में काफ़ी उतार चढ़ाव रहा। कारोबार के पहले घंटे में डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल कवरेज 24 अंकों से ज़्यादा ऊपर नीचे हुआ और सुबह 10:30 बजे 2% नीचे था। तो 2% नीचे था। तो ईएसटी होता है ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है। तो नेस्डेक कंपोजिट में भी ये सब कंपनियों के नाम में 1125 अंकों का उतार चढ़ रहा और सुबह 10:30 बजे तक 1% नीचे आ गया था। तो टैरिफ लगाने के बाद सब जगह हल्ला हुआ है, जिसकी वजह से जो शेयर मार्केट है उस पर बहुत असर दिख रहा है। जो वर्ल्ड स्तर पे था, वैश्विक स्तर पर बाजार में गिरावट आई। भारत में निफ्टी और सेंसेक्स सुबह लगभग 5% नीचे था, लेकिन दिन के अंत तक 3 से 3.25% की गिरावट के साथ बंद हुआ। तो जो 3% का गिरावट हुआ है वो एक साल में ये दूसरी सबसे बड़ी गिरावट है। इससे पहले 4 जून को सेंसेक्स में 5.74% का गिरावट आया था और अभी 7 अप्रैल को जो गिरावट आया है वो 3 से 3.25% तक का है। इससे पहले भी 1 अप्रैल को भी गिरावट आया था, पर वो 1.8% था और जो 28 फरवरी को आया था 1.9% था। तो पिछले साल जून के बाद से यह सबसे बड़ी एक दिन की गिरावट है। जो पिछले सप्ताह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा पारस्परिक टैरिफ की घोषणा के बाद व्यापार युद्धों में वृद्धि की आशंकाओं के बीच वैश्विक स्तर पर इक्विटी बाजारों में घबराहट और गिरावट को दर्शाती है। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाया था वो आज से ही 9 है, तो आज रात से लागू हो जाएगा। दिन के दौरान टैरिफ के मोर्चे पर नरमी और उम्मीदों के चलते अमेरिका में शेयर बाजारों में तेजी रही। हालांकि प्रशासन ने स्पष्ट किया कि नए शुल्कों को लागू करने में कोई देरी नहीं होगी। वास्तव में तनाव के एक और दौर में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चीन से अमेरिकी आयात पर 50% का अतिरिक्त शुल्क लगाने की धमकी दी अगर चीन ने पिछले सप्ताह अमेरिकी उत्पादों पर लगाया गया 34% शुल्क वापस नहीं लिया। तो जब अमेरिका ने सब देशों पर टैरिफ लगाया था, जिससे चीन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो चीन ने भी 34% का रिटर्न में टैरिफ लगा दिया। तो जिससे जो अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने चीन पे फिर से 50% का टैरिफ लगाने की धमकी दे दी कि अगर चीन ने जो 34% शुल्क लगाया है वो अगर नहीं वापस ले रहा तो हम 50% का टैरिफ उस पर लगा देंगे। तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट में ट्रंप ने कहा, अगर चीन कल 8 अप्रैल 2025 तक
अपने दीर्घकालिक व्यापारिक दुरुपयोगों पर 34% की वृद्धि वापस नहीं लेता है तो अमेरिका चीन पर 50% का अतिरिक्त टैरिफ लगाएगा, जो 9 अप्रैल से प्रभावित होगा। चीन के पास आज तक का समय दिया है कि अपना जो टैरिफ बढ़ाए थे वो कम कर ले, नहीं तो अमेरिका ज़्यादा टैरिफ लगाएगा। उन्होंने आगे कहा, हमारे साथ उनकी अनुरोधित बैठकों के संबंध में चीन के साथ सभी वार्ताएं समाप्त कर दी जाएंगी। अगर ऐसा नहीं करता तो हम टैरिफ लगाएंगे और जितनी भी उनसे जो भी बातचीत करना है वो सब खत्म हो जाएगा। हालांकि उन्होंने कहा कि अन्य देशों के साथ बातचीत तुरंत शुरू हो जाएगी। इन्होंने बैठकों का अनुरोध किया है। बीएसई सेंसेक्स 2.95% या 2226.79 गिरकर 73,137.9 पे बंद हुआ। निफ्टी 50 इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 50 कंपनियां हैं, में 3.24% या 742.85 अंक की गिरावट आई और ये 22,161.6 पे बंद हुआ। शुरुआत में सेंसेक्स लगभग 5% की गिरावट आई थी और निफ्टी में भी 5% की गिरावट आई। हालांकि कारोबार के आखिरी घंटों में बाजार में सुधार देखने को मिला। तो यह करीब 10 महीने में सेंसेक्स और निफ्टी की सबसे बड़ी एक दिनी गिरावट थी। 4 जून को 2024 को लोकसभा चुनाव के नतीजों की घोषणा के बाद सेंसेक्स और निफ्टी में क्रमश 5.74% और 5.93% की गिरावट आई थी। तो जो आखिरी बार आई थी, जो 4 जून को आई थी, वो जो लोकसभा चुनाव हुआ था उसके नतीजों के बाद आया था। ठीक है, तो बीएसई ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध कंपनियों का बाजार पूंजीकरण या सभी सूचीबद्ध शेयरों का कुल मूल्य 14.09 लाख करोड़ रुपए से घटकर 389.25 लाख करोड़ रुपए रह गया है। बीएसई के अंतिम आंकड़ों के अनुसार विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों ने 9,041 करोड़ रुपए के घरेलू शेयर बेचे, जिसका मुकाबला घरेलू संस्थागत निवेशक DII ने किया, जिन्होंने 12,122 करोड़ रुपए के शेयर खरीदे। तो जब मार्केट डाउन हो रहा था तो बहुत सारे लोगों ने विदेशी जो पोर्टफोलियो थे निवेशकों ने इतने 9,000 करोड़ के शेयर थे जो बेच दिए, जिसे किसने खरीदा? DII ने 12,122 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया। निकट भविष्य में बाजार में उतार चढ़ाव की उम्मीदों का संकेत इंडिया VIX 65% बढ़कर इतना पर बंद हुआ। 4 जून को अस्थिरता सूचकांक इतना प्रतिशत बढ़कर 26.75 पर बंद हो गया था। तो जो बाजार में उतार चढ़ाव हो रहा है उस पर जो मेहता इक्विटीज लिमिटेड के वरिष्ठ उपाध्यक्ष हैं प्रशांत तापसे, उन्होंने कहा, शुक्रवार को अमेरिकी बाजारों में गिरावट के बाद अन्य वैश्विक इक्विटी सूचकांकों में भी गिरावट आई है, जो इस आशंका के बीच ताश के पत्तों की तरह गिर गए। पारस्परिक टैरिफ पर ट्रंप की नीतियों से अमेरिका में मंदी और उच्च मुद्रास्फीति हो सकती है। पहले से ही कच्चे तेल और कई धातुओं की कीमतों में गिरावट देखी जा रही है, जो इस बात का संकेत है कि यदि मौजूदा रुझान जारी रहा तो मांग में कमी आएगी, क्योंकि जो कच्चे तेल और धातु है वो टैरिफ बढ़ने के कारण उनकी मांगों में गिरावट आ रहा है और ऐसे ही रहा तो आगे भी चल के इसमें गिरावट ही रहेंगी, ये उठने वाला नहीं है। पिछले हफ्ते अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत समेत अमेरिका के कई व्यापारिक साझेदारों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने की घोषणा की थी। भारत को टैरिफ में 26% की बढ़ोतरी का सामना करना पड़ा था। अमेरिका में आने वाले सभी आयातों पर 5 अप्रैल से 10% न्यूनतम टैरिफ लागू हो गया है। जियोजित इन्वेस्टमेंट्स लिमिटेड के शोध प्रमुख विनोद नायर ने कहा, अमेरिका द्वारा उच्च टैरिफ लगाए जाने तथा अन्य देशों द्वारा जवाबी कार्रवाई किए जाने से व्यापार युद्ध शुरू होने की आशंका के कारण बाजार में गिरावट आई है, क्योंकि अमेरिका ने लगा दिया तो सब जगह प्रॉब्लम शुरू हो गया। तो प्रॉब्लम शुरू हो गया तो लोगों ने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट किया, जिसके कारण एक व्यापारिक युद्ध हो गया, युद्ध का माहौल बन गया, जिससे
ना लेन देन सही से हो रहा है, ना ही कोई खरीद बिक्री नहीं हो रहा, तो जिससे बाजार में गिरावट आ रही है। शुक्रवार को चीन ने जवाबी टैरिफ घोषणा की, जो अमेरिका को 34% के पारस्परिक टैरिफ मतलब रेसिप्रोकल टैरिफ दर से मेल खाता है। मतलब जैसे को तैसा वाला चीन ने भी किया, जो अमेरिका बोल रहा था, चीन ने भी वही चीज़ किया। यूरोपीय संघ भी अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाने को मंजूरी देने की प्रक्रिया में है, और यूरोपीय संघ भी सेम करने के तैयारी में है, क्योंकि अमेरिका ने सभी देशों पर टैरिफ लगा दिया है। अब अगले न्यूज़ पे आते हैं। आयुष्मान भारत से रिलेटेड है। ये एक प्रधानमंत्री का स्कीम है, जिसमें आपको किसी भी हॉस्पिटल में इलाज पे 5 लाख तक का फ्री में इलाज हो जाएगा। तो 46 प्राइवेट, 38 दिल्ली गवर्नमेंट, 11 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स इम्पैनल फॉर स्कीम। तो जब केजरीवाल जी की सरकार थी, तब यहाँ पे दिल्ली में कोई भी आयुष्मान भारत मतलब लागू नहीं था, क्योंकि उस वक्त केजरीवाल ने अपना खुद का एक स्कीम निकाला था, वही यहाँ के हॉस्पिटलों में था। जब से सरकार गिरी है, बीजेपी की सरकार आई है, रेखा गुप्ता जी सीएम बनी है, तब से बीजेपी ने यहाँ पे आयुष्मान भारत जो स्कीम है वो लॉन्च कर दिया, जिसके अंदर अभी 46 प्राइवेट और 38 दिल्ली गवर्नमेंट के और 11 सेंट्रल गवर्नमेंट हॉस्पिटल आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या है। तो राजधानी में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJAY के तहत ABPMJAY के तहत मरीजों को चिकित्सा बीमा कवरेज प्रदान करने के लिए 46 निजी अस्पतालों, 38 दिल्ली सरकार के अस्पतालों और 11 केंद्र सरकार द्वारा संचालित अस्पतालों को राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इनमें से कई अस्पताल समर्पित नेत्र देखभाल संस्थान है, मतलब आई हॉस्पिटल है, जो सिर्फ आई हॉस्पिटल और कोई बीमारी का उसमें इलाज नहीं होता है। तो इसमें सिर्फ आँखों से रिलेटेड जो भी होगा वो आपका यहाँ पे इलाज हो जाएगा। तो आगे देखते हैं। तो अब तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण मतलब नेशनल हेल्थ एडवाइजरी NHA के पैनल में शामिल अस्पताल ही बाहर से इलाज के लिए राजधानी आने वाले मरीजों को आयुष्मान भारत सेवा मुहैया करा रहे थे। तो जो NHA मतलब जो सेंट्रल में आते हैं, वही अभी तक यहाँ पे जो स्टेट के बाहर से पेशेंट आ रहे हैं दिल्ली इलाज कराने, उनको आयुष्मान भारत का सरकार के मतलब उसका लाभ मिल रहा था। इनमें दिल्ली सरकार के 38 अस्पताल शामिल नहीं थे, जो अब इस योजना में शामिल हो गए, क्योंकि सरकार बदल गई। पुरानी सरकार में आयुष्मान भारत से रिलेटेड कुछ नहीं था, दिल्ली का अपना चल रहा था, जिससे बाहर से आ रहे मरीजों को प्रॉब्लम हो रहा था। पर अब सरकार चेंज हुई, अब जो आ रहे हैं बाहर से मरीज, उनको अब आसानी हो रहा है। तो शनिवार को दिल्ली सरकार ने शहर में इस योजना को लागू करने के लिए केंद्र के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण 10 अप्रैल से शुरू होगा। उन्होंने कहा कि पहले चरण में 2,35,000 परिवारों को कवर किया जाएगा। तो 10 अप्रैल से आयुष्मान भारत कार्ड का वितरण शुरू हो जाएगा, जिसमें पहले चरण में 2,35,000 परिवारों को कवर किया जाएगा। और परिवार में जितने लोग हैं सबको हो जाएगा, उनके पास ग्रीन कार्ड होना चाहिए। जबकि पैनल में शामिल अधिकांश निजी अस्पताल नई दिल्ली जिले में है। पूर्वोत्तर और शहदार जिलों में कोई पैनल में शामिल अस्पताल नहीं है। 46 निजी अस्पतालों में से 10 समर्पित नेत्र देखभाल संस्थान है। तो जितने भी अस्पताल मतलब पैनल में शामिल हुए हैं, मोस्टली वो नई दिल्ली जिले के ही हैं। जो पूर्वोत्तर मतलब ईस्ट साइड का है या फिर शहदार में जितने भी अस्पताल हैं, वो अभी पैनल में शामिल नहीं हुए हैं। और जो 46 निजी अस्पताल शामिल हुए प्राइवेट हॉस्पिटल, उसमें से 10 ऐसे हैं जो सिर्फ आई हॉस्पिटल है, उन्हें भी शामिल किया गया है। 22 निजी और 3 सरकारी अस्पताल कार्डियोलॉजी मतलब हार्ट के लिए देखभाल के लिए सेवाएं प्रदान करेंगे। कम से कम 8 अस्पताल
यूरोलॉजी से संबंधित बीमारियों के लिए कवरेज प्रदान करेंगे, जबकि 5 अस्पताल ऑन्कोलॉजी से संबंधित बीमारियों का इलाज करेंगे। तो यूरोलॉजी यूरिनरी से रिलेटेड है, जिसमें है किडनी, यूट्रस, ब्लैडर। तो यूरोलॉजी का जो डिपार्टमेंट है वो किससे रिलेटेड है? यूरिनरी डिजीज से, जिसमें आ जाता है हमारा किडनी, यूरेटर्स, ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। तो ये हमारा यूरिनरी से यूरोलॉजी में आ जाता है। ऑन्कोलॉजी में क्या क्या आता है देखते हैं। तो इसमें आ जाते हैं कैंसर रिलेटेड जितनी भी बीमारियाँ, उसके प्रिवेंशन, डायग्नोस होगा, ट्रीटमेंट होगा, वो सब आ जाते हैं। तो हालांकि मैक्स, अपोलो, इंद्रप्रस्थ और गंगाराम जैसे प्रमुख निजी अस्पतालों को अभी तक आयुष्मान भारत सेवा प्रदान करने के लिए सूचीबद्ध नहीं किया गया है। इन अस्पतालों के सूत्रों ने कहा कि उन्हें अभी तक सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। तो जो बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल जैसे मैक्स, अपोलो, इंद्रप्रस्थ हो गया, गंगाराम, तो इन्हें अभी तक इस प्लान में शामिल नहीं किया गया है, इस पैनल में, सॉरी। और अस्पतालों का कहना है कि उन्हें अभी तक सरकार की तरफ से कोई प्रस्ताव नहीं मिला है, उन्हें मिलेगा तो शामिल होंगे। तो अगला है ई सर्विलेंस सिस्टम अलॉन्ग पाक बॉर्डर टू कर्ब इन्फिल्ट्रेशन, अमित शाह ने कहा। तो ई सर्विलेंस मतलब होता है निगरानी रखना, और ई सर्विलेंस मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस के थ्रू मतलब निगरानी रखना। तो ऐसा डिवाइस जो इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट से लैस हो, उससे मतलब निगरानी रखने के लिए बात हो रहा है, जैसे कि सीसीटीवी कैमरा, फिर हो गया आपका सीसीटीवी हो गया, फिर थर्मल इमेजिंग कैमरा हो गया, फिर ग्राउंड सर्विलेंस रडार हो गया, फिर आपका लेजर फेंस सिस्टम हो गया, फिर यूएवी व्हीकल आता है वो हो गया, फिर कंट्रोल सेंटर रहेंगे जहाँ से निगरानी रखी जा सकती है, फिर सिस्मिक एंड ग्राउंड सेंटर, जैसे कंपन होता है मतलब धरती में, वो नापने के लिए, फिर सैटेलाइट से देखा जाएगा। तो ये सब इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस का मतलब सिस्टम है। तो इसमें देखते हैं क्या क्या है। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार 7 अप्रैल 2025 को कहा कि जम्मू सीमा पर घुसपैठियों और सुरंगों का पता लगाने में सक्षम इलेक्ट्रॉनिक निगरानी प्रणाली के 2 मॉडलों का परीक्षण किया जा रहा है। तो जो सीमा पर बंकर्स होते हैं, सुरंग होते हैं, उनके थ्रू बहुत लोग बॉर्डर क्रॉस करते हैं। तो उन सुरंगों का पता लगाने के लिए 2 इलेक्ट्रॉनिक मॉडलों का परीक्षण किया जा रहा है। जम्मू के कठुआ में सीमा सुरक्षा बल, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवानों के साथ बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि अगले 4 वर्षों में पाकिस्तान के साथ पूरी सीमा पर इस तकनीक को तैनात किए जाने की संभावना है। गृह मंत्री ने कहा कि जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगाना है, लेकिन पूरी तरह से समाप्त नहीं हुआ है। मतलब जम्मू कश्मीर में आतंकवाद पर अंकुश लगा है, जब से आर्टिकल 370 हटाया वहाँ पे मतलब आतंकवाद थोड़ा कम हुआ है पहले से, पर पूरी तरह से अभी तक समाप्त नहीं हुआ है। तो गृह मंत्री का कहना है कि इसे हमें पूरी तरह समाप्त करना है, जिसके लिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक जो निगरानी रखने के लिए मॉडल्स बना रहे हैं, जिनका परीक्षण चल रहा है, वो सब लगाएंगे और 4 वर्षों में से पूरे जम्मू कश्मीर के पाकिस्तान के साथ जितनी भी सीमा मतलब लग रही है, गुजरात से लेकर कश्मीर तक या लेह लद्दाख तक, सब जगह मतलब लगाएंगे। श्री शाह ने जम्मू के कठुआ में बीएसएफ चौकी विनय का दौरा किया। विनय चौकी का नाम है, जहाँ पे आर्मी मतलब बीएसएफ वहाँ पे रहती है, जो उस वन क्षेत्र से लगभग 30 किलोमीटर दूर है, जहाँ 27 मार्च को नए घुसपैठी अज्ञात आतंकवादियों के समूह ने 4 पुलिसकर्मियों की हत्या कर दी थी। तो ये जो बीएसएफ चौकी विनय है,
वो उस जगह से 30 किलोमीटर दूर है जहाँ पे जो पिछला 27 मार्च था वहाँ पे घुसपैठियों ने मतलब घुसपैठियों जो उन्होंने 4 पुलिस कर्मियों की हत्या कर दी थी। मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे भी गए थे, जबकि कम से कम 3 फरार हो गए। तलाशी अभियान जारी है। 2021 से अब तक जम्मू क्षेत्र में 30 से अधिक आतंकवादी संबंधी घटनाएं सामने आई है। तो जब से हटा है उसके बाद से मतलब उसमें तो कोरोना आ गया था, फिर 2021 से अब तक 30 आतंकवादी संबंधी घटनाएं सामने आई है। जितनी तो सामने आई हैं इससे ज़्यादा ही होंगी। श्री अमित शाह जी ने आतंकवादियों द्वारा मारे गए पुलिसकर्मियों के परिवारों से मुलाकात की और अनुकंपा के आधार पर 9 नामितों की नियुक्ति पत्र सौंपेंगे। मतलब जो भी शहीद हुए थे उनके परिवार वालों को उनकी जगह पे नौकरी दे देंगे। उन्होंने कहा इस तकनीकी के लगने के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक सर्विलेंस ई सर्विलेंस वाले तकनीक के लगने के बाद सैनिकों को सूचना प्राप्त करने और दुश्मन का किसी भी हरकत का तुरंत जवाब देने में आसानी होगी। तकनीक का उपयोग करके घुसपैठ की पहचान करने और सुरंगों का पता लगाने और उन्हें नष्ट करने के लिए कई प्रयोग किए गए। जल्दी पाकिस्तान और बांग्लादेश सीमा पर तैनात सुरक्षा बलों को तकनीकी सहायता से पूरी तरह लैस किया जाएगा। तो ये जो मॉडल का परीक्षण चल रहा है तो ये सिर्फ पाकिस्तान बॉर्डर के लिए नहीं, ये बांग्लादेश बॉर्डर के लिए भी है, क्योंकि उस साइड से भी बहुत लोग घुसते हैं मतलब फेंसिंग क्रॉस करके। तो उन सब से मतलब सहायता के लिए ताकि उन सबसे बचा जा सके तो ऐसे मॉडल तैयार हो रहे हैं जिसकी मदद से जो भी घुसपैठ होंगे उनकी पहचान किए जाएंगी और उन्हें वापस भेज दिया जाएगा। न्यूनतम हताहत सुनिश्चित करने, सुविधाओं के माध्यम से कठिनाइयों को कम करने और तकनीकी के साथ सतर्कता का समर्थन करने के लिए मोदी सरकार के पास बजट की कोई कमी नहीं है। वर्तमान में तकनीक से संबंधित 26 से अधिक पहलों का परीक्षण किया जा रहा है। इसमें एंटी ड्रोन तकनीक, सुरंग पहचान तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी शामिल है। इन परीक्षणों के कुछ परिणाम अगले मार्च तक प्राप्त हो सकते हैं। तो कुछ चीज़ अभी टेस्टिंग में चल रही है, जैसे एंटी ड्रोन तकनीक, सुरंग पहचान करने की तकनीक और इलेक्ट्रॉनिक निगरानी की जो भी मतलब मॉडल है उस पर चल रहा है, जो लगभग अगले साल मार्च तक फाइनल हो जाएगा। उन्होंने सीमा पर नवनिर्मित सुविधाओं का उद्घाटन किया, जिसमें 8 महिला बैरक, हाई मास्ट लाइन, एक अवलोकन टावर जिसे दूर तक देखा जा सके, आवास, कार्यालय स्थान, मनोरंजन सुविधाओं जैसी मानक सुविधाओं से युक्त एक सफल सीमा चौकी शामिल है, जिसका निर्माण 47.92 करोड़ की लागत से किया गया है। तो चलते अगले न्यूज़ पे। अगला न्यूज़ क्या है? अगला न्यूज़ है LPG to cost ₹50 more, CNG ₹1, नो चेंज इन पेट्रोल डीजल रिटेल रेट्स। तो जो LPG है जिससे घरों में खाना बनता है उसके दाम में बढ़ोतरी हुई है 50 रुपये की, जबकि जो CNG है उसमें 1 रुपये का, और जो पेट्रोल और डीजल प्राइस है वो जो खरीदते हैं उन्हें 2 रुपये का मतलब उन पे लगेगा, जो कस्टमर का वो कुछ नहीं रहेगा। तो LPG जो है वो कुकिंग के लिए यूज होता है, इसको बोलते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, और इसमें कौन से गैस होते हैं? ब्यूटेन गैस होता है, ब्यूटेन C4H10। ठीक है, तो इसमें गंध नहीं होता है। गंध के लिए इसमें डाला जाता है मिसॉल मिथाइल मर्केटन, और जो ऑर्डरलेस होता है, कलरलेस होता है, तो वो डाला जाता है, जिसकी वजह से इसमें गंध आता है। और गंध नहीं होता तो फिर पता ही नहीं चलेगा कि गैस लीक हो रहा है या नहीं। गंध है तो पता चल जाता है कि लीकेज है। H तो कार्बन के 4 बॉन्ड होते हैं जो शेयरिंग के लिए रहते हैं, और हाइड्रोजन के एक बॉन्ड, तो सब एक एक से लगते हैं। ठीक है, तो अब इसमें देख लेते हैं कि डिटेल में क्या है। सरकार ने LPG गैस सिलेंडर की कीमतों में इजाफे का ऐलान किया है। इस वृद्धि के साथ सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाले LPG सिलेंडर की कीमत 803
रुपये से बढ़कर 853 हो जाएगी। तो ये जो रेट है वो दिल्ली का रेट है, और जो 14.2 किलोग्राम है वो घरों में खाना बनाने के लिए यूज होता है। उज्ज्वला योजना के तहत उपभोक्ताओं के लिए 14.2 किलोग्राम वाला सिलेंडर 533 में उपलब्ध होगा। तो एक उज्ज्वला योजना भी होता है जिसमें गैस कम दाम में मिलता है। तो उस योजना के तहत जो गैस 853 में मिलने वाला था वो 553 में मिलेगा। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। आम जनता को महंगाई के मोर्चे पर एक और झटका लगा है। एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतें बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर उज्ज्वला योजना के तहत मिलने वाले सिलेंडर पर 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी हुई। तो केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को वितरण कंपनियों की ओर से रसोई गैस या एलपीजी की कीमत में 50 रुपये प्रति सिलेंडर की बढ़ोतरी किए जाने का ऐलान किया। मंत्री ने कहा कि उज्ज्वला और सामान्य श्रेणी के ग्राहकों को दोनों के लिए गैसों की कीमत में इजाफा किया गया है। नई कीमत आज आधी रात से लागू हो जाएंगी। सामान्य उपभोक्ताओं के लिए जो घरेलू गैस है जो 14.2 kg का होता है, एलपीजी सिलेंडर की कीमत 803 से बढ़ाकर 853 हो जाएगी, और उज्ज्वला गैस की जो है वो 503 से बढ़ाकर 553 हो जाएगी। तो देखिए कहाँ कहाँ क्या है। 803 जो 853 है वो दिल्ली का रहता है। तो नॉर्मली जो कैपिटल है देश वही दाम मेन देखा जाता है। कोलकाता में जो 829 था 889 हो गया है, 889 हो गया। 802.5 था मुंबई में, जो अब 50 रुपये बढ़ के 852.5 हो गया। गुड़गांव में यही 811.5 था, जो अब 861.5 हो गया। नोएडा में 800.5 था, वो 850.5 हो गया। भुवनेश्वर में 829 था और अब हो गया 879। चंडीगढ़ में 812.5 था, 862 हो गया है। हैदराबाद में 855 से बढ़कर 905 हो गया है। तो सबसे कम कहाँ पे हुआ है? तो सबसे कम हमारा था मुंबई में ही, नहीं नोएडा में था। तो आप देखते हैं आगे का। पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा एलपीजी के प्रति सिलेंडर की कीमत में 50 रुपये वृद्धि होगी। 500 से 550 PMUY लाभार्थियों के लिए हो जाएगी, और अन्य के लिए यह 803 से बढ़कर 853 हो जाएगी। यह एक ऐसा कदम है जिसकी हम आगे समीक्षा करेंगे। हम हर 2 से 3 सप्ताह में इसकी समीक्षा करते हैं, इसलिए आपने जो उत्पाद शुल्क में वृद्धि देखी है उसका बोझ पेट्रोल और डीजल पर उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। उस उत्पाद शुल्क वृद्धि का उद्देश्य तेल विपणन कंपनियों को 43,000 करोड़ रुपए की भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के कारण नुकसान के रूप में हो रहा है। तो जो ये दाम बढ़ रहा है वो सिर्फ गैस का दाम बढ़ेगा उपभोक्ताओं के लिए, जो पेट्रोल डीजल है उसका उपभोक्ताओं पर असर नहीं पड़ेगा। तो इसके लिए जो शुल्क जो तेल कंपनियां हैं उस पर 43,000 रुपये उन पर भरपाई करना है, जो उन्हें गैस के कारण नुकसान हुआ था। तो इसी के लिए वृद्धि किया गया है। पुरी ने कहा आपने वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना देखी होगी जिसमें कहा गया है कि पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में 2 रुपये बढ़ोतरी की जा रही है। मैं पहले ही स्पष्ट कर दूं कि इसका बोझ उपभोक्ताओं पर नहीं डाला जाएगा। तो पेट्रोल डीजल में जो 2 रुपये की बढ़ोतरी की जा रही है वो उन पे होगी जो कम मतलब पेट्रोल पंप चला रहे हैं, जो खरीद रहे हैं पेट्रोल, जैसे हिंदुस्तान पेट्रोलियम हो गया, इंडियन ऑयल हो गया, ये लोग खरीद रहे हैं, उन पे ये प्रेशर पड़ेगा, जो उपभोक्ता हैं उन पे नहीं। कच्चे तेल की इंटरनेशनल कीमत घटकर लगभग $60 प्रति बैरल हो गई है। लेकिन कृपया याद रखें हमारी तेल विपणन कंपनियां 45 दिनों की अवधि के लिए स्टॉक रखती है। अगर आप जनवरी की बात करें तो उस समय कच्चे तेल की कीमत $83 थी, जो बाद में घटकर $75 हो गई। इसलिए उनके पास जो कच्चे तेल का स्टॉक है वो औसतन $75 प्रति बैरल है। आप उम्मीद कर सकते हैं तेल विपणन कंपनियां वैश्विक कीमत के हिसाब से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी करेगी। जो कच्चे तेल है उसकी कीमत जो इंटरनेशनल जो रेट है वो $60 प्रति बैरल हो गई है। लेकिन जो हम इंडिया की जो कंपनियां हैं जो तेल बांटती है वो 45 दिनों का स्टॉक रखती है। तो जनवरी में जो कच्चा तेल था वो 83 रुपये
$83 था, जो घटकर 75 हो गया था। तो उनके पास जो अभी स्टॉक है वो $75 वाला है। जब ये $75 वाला हो जाएगा तो उनके पास आएगा $60 प्रति बैरल वाला। तो अभी वो $75 वाला ही जो है वो बेचेंगे, तो इसलिए अभी आपको $75 ही इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल फिर मिलते हैं अगले न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखें।